Hello everyone, welcome to MFSC official YouTube channel. In this video, we are going to talk about how you can prepare for जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि आप किस तरीके से जामिया BA LLB का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो इस साल यानी इस सेशन में 2025 टू 26 में जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उसकी सोच रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे लॉ एस्पिरेंट्स के माइंड में एंट्रेंस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सारे सवालात आते हैं, डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टीज, डाउट्स को इस छोटी सी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिफोर दैट, माई सेल्फ सैयद मोहम्मद फ़हद, currently I am a student at Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. Apart from that, I have also contributed as a mentor for Super 30 in MFSC sessions. तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशंस के ओवरव्यू के बारे में, बिकॉज जिस चीज़ की हम तैयारी करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार उस एग्जामिनेशंस की डिटेल्स क्या हैं, या वो चीज़ें जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जो जामिया की तैयारी करने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम के ओवरव्यू की, तो देखिए गाइज यहाँ पे जो ये लॉ एंट्रेंस होता है जामिया का, ये कोई कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं होता जिसे हम क्लैड भी कहते हैं, और बहुत सारे MHCET, ALET, SLET, तो ये जितने भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं या फिर ऐसे एंट्रेंसेस होते हैं लॉ के जो मिलकर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, तो ये उस टाइप का एंट्रेंस नहीं होता। आपने देखा होगा कई सारी ट्रेडिशनल और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि जामिया, AMU, BHU, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाती हैं कोर्सेज़ के लिए, जिसमें लॉ भी शामिल है। इसी तरीके से जो जामिया का लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुद करवाती है अपने प्रेस्टिजियस लॉ प्रोग्राम्स में एडमिशन देने के लिए। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको पता होनी चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल रहता है, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए या फिर किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए 12th में, या फिर किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो पास आउट होते हैं वो। अब यहाँ पे जो 12th अपियरिंग है वो ध्यान रखें कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त बस ये है कि एडमिशन होने तक आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं या किन किन सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, यानी कि 10th के लेवल तक की मैथ्स आती हैं, और आमतौर पर ये 10 के आसपास ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश, जिसमें वोकैब वगैरह शामिल होती है, आगे हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, जिसमें GK और करंट अफेयर्स भी शामिल है। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है एग्जामिनेशन के पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो देखिए जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो MCQ बेस रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक को टिक करना है जो कि करेक्ट होना चाहिए। इन टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस आर देयर, जिसके आंसर्स आपको 2 घंटे में देना होता है, यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की, कि आखिरकार सिलेबस क्या होता है। तो जैसे कि अभी हमने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया कि यहाँ पर आपसे लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश में आपका वोकैब शामिल होता है, और इसके साथ साथ आपके कई सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बताया कि जनरल अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या आ सकता है। तो देखिए करंट अफेयर्स आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आमतौर पर नॉर्मली आपके GK में जो बाकी एंट्रेंसेस में आते हैं, जैसे BA वगैरह में, उस टाइप के जो आमतौर पर GK क्वेश्चंस होते हैं वो तो आते ही आते हैं। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, और कहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं, वो हम अभी आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे स्कोरिंग को देख लेते हैं। तो क्या, अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो हर एक जो क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं उसके हमें 1 मार्क मिलता है, और अगर कोई यहाँ पर गलत जवाब होता है
तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि इस केस में है 0.25। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं कहूँ सबसे बड़ा इशू जो कोई भी एस्पिरेंट फेस करता है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। और मैंने पिछले कई सालों में ये देखा है कि ये बहुत बड़ी गलती होती है कि भले ही आपने PYQs को देख लिया, भले ही आपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लिया, भले ही आपने अच्छा सा शेड्यूल बना लिया, भले ही आपने यहाँ पर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो टाइम इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता इस वजह से क्योंकि आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। जी हाँ, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा अपना एनालाइज करके, सेल्फ एनालिसिस करके कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट्स बता दिए कि भाई ये सब्जेक्ट्स होते हैं या ये टॉपिक्स होते हैं, इनसे ही आपसे सवाल किए जाएंगे। अब आपको ये सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है इन सब्जेक्ट्स में और इसमें मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ। आमतौर पर या फिर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, चलिए ले लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का मैथ्स वीक है, तो अब उसे यहाँ पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ पर अगर मैं रेगुलरली नॉर्मली प्रैक्टिस करते जाऊँ तो वो मेरा जो सब्जेक्ट्स है वो चलते ही जाएगा, बिकॉज मुझे पहले से ही उसमें एज है या मैं पहले से ही उसमें मजबूत हूँ। तो इन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं हो पाता, वो सही डायरेक्शन में नहीं तैयारी कर पाते। तैयारी तो कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा रहे हैं, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो स्मार्टली नहीं हो पाता। और स्मार्टली तभी होगा जब आप जो है अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रिपरेशन को और अपने टॉपिक्स के लिए टाइम एलोकेट कर पाएंगे। देखिए, दूसरी चीज़ आती है ये कि मान लीजिए मैं अपने घर से निकल जाऊं और मुझे ये नहीं पता कि मुझे किधर जाना है, एड्रेस क्या है और उसका रूट मैप क्या है। सिमिलरली यही चीज़ अप्लाई होती है आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन जर्नी में कि आपको ये पता होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठें या डेली आपको क्या क्या करना है, वीकली आपको क्या टारगेट अचीव करना है और मंथली आपको क्या कंप्लीट कर लेना है, जिसके लिए आपके पास एक शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए। एक टाइम टेबल नहीं, एक रफली आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि आज पूरे इतने टाइम में मुझे इतने आवर्स या ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करना है। एक डिटेल स्टडी प्लान होना ज़रूरी है जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस सेशंस भी शामिल होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से, या मैं कहूँ जिनको बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट मतलब कि बहुत ज़्यादा का ऐसा इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो उस चीज़ को सही से रिकॉल भी नहीं कर पाते, ना उसको बाद में रिवाइज कर पाते हैं और एक बर्डन उनके लिए बन जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लाइट लें और इफ़ेक्टिवली और स्मार्टली अगर आप काम करना चाहते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें, नैप ले सकते हैं। एक रेगुलर ब्रेक के साथ अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप बर्नआउट से भी बच सकते हैं और साथ साथ में आप जो भी तैयारी करेंगे या जो भी पढ़ेंगे उसमें आपका फोकस हो जाएगा। अब देखिए, जो क्वेश्चंस रहते हैं ना कि मुझे पढ़ाई के वक्त नींद आती है, इसको कैसे अवॉइड करूं, मुझे जो है तैयारी के समय ये मन नहीं लगता या फोकस नहीं होता, इसका रीज़न ही यही है कि आपने ये तो देख लिया कि हाँ भाई मुझे तैयारी करना है, ये टारगेट अचीव करना है, बल्कि आपने दूसरी साइड नहीं देखी है, वो है आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, जो कि एट द सेम टाइम वो भी इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के साथ। इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक देते जाएं ताकि जो बर्नआउट है वो अवॉइड कर सकें और साथ साथ में जो आपका फोकस है वो आपकी पढ़ाई पर बने रहे। इसलिए ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी हैं जिससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान सॉल्व हो जाती हैं। और ये कहने वाली बात नहीं है, अगर आप इसे अप्लाई भी करेंगे तो आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे और आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर, एक बहुत बड़ी चीज़ या मैं कहूँ बहुत बड़ा डाउट रहता है कई सारे लॉ एस्पिरेंट्स के माइंड में, या जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं। अब ये जो चीज़ है ये सभी के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो क्लैट का देना चाहते हो, एलेट का देना चाहते हो, या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को जो है कवर करना चाहते हो, उसकी तैयारी करना चाहते हो। सभी सबसे बड़ी मिस्टेक, या मैं कहूँ ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो लीगल एप्टीट्यूड, जैसे मैंने बताया आपको कि लीगल एप्टीट्यूड से सवाल होता है या लीगल जीके के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे सवाल किया जा रहा है तो मैं उसको डिटेल में पढूं, या फिर मैं उसके जजमेंट्स तक पढ़ डालूं, या फिर मैं उसके स्कॉलर्स के, लीगल लुमिनरीज के
पॉइंट ऑफ व्यू और उनके ओपिनियन जाके पढूं। हमें ज़रूरत उतनी ही है जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमसे मांगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल्स को पढ़ना है या उन्हीं लीगल कॉन्सेप्ट, कोर लीगल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जो हमारे लिए एंट्रेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। उन्हीं थ्योरीज को पढ़ना है जो यहाँ पर हमारे लॉ के फाउंडेशन को कवर करते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि एक लीगल एप्टीट्यूड में या लीगल जीके में सवाल किया जाता है कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है, इसके बारे में ही पढ़ना है, ना कि इसके बारे में कि अब सिविल क्रिमिनल क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और जो है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल में भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या क्या सेक्शन, ये इन सब में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपसे मांगता है, यानी जितना वो उसके लिए रिक्वायर्ड है तैयारी करने के लिए, उतना ही पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में करंट अफेयर्स के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के अंदर जो क्वेश्चंस या मैं कहूँ सेक्शंस होते हैं वो है लीगल अफेयर्स। तो आपको इसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है लीगल वर्ल्ड में, रेपुटेबल सोर्सेज जैसे कि लाइव लॉ के आप देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे लीगल वेबसाइट्स हैं जो आपको लीगल अफेयर्स से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। लेकिन अगेन आपको उतना ही देखना है जितनी ज़रूरत है, यानी जो इम्पोर्टेंट्स एक इवेंट्स होते हैं एक तरीके से। अब जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर में ऐसा तो नहीं है कि आपने न्यूज़पेपर खोला और वो सभी चीज़ें पढ़ डाली आपने जो कि एग्जामिनेशंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये तो एक तरीके से बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब कोई बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे 100% पढ़ डाले। उसमें वो सिर्फ वही पढ़ता है जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट है या कोई ऐसा इवेंट है जो आ सकता है, जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स या कोई यूएन बॉडीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन है, इस टाइप के जो कंटेंट रहते हैं। इसीलिए लीगल अफेयर्स में भी आपको ज़्यादा डीप में आगे नहीं जाना, उतना ही पढ़ना है जितना लगता है कि हाँ भाई लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए, लीगल अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके यहाँ पर एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं उसमें लीगल एप्लीकेशंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, और वो हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल हमने थ्योरीज पढ़ ली, सारे फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, बट वो मात खा जाते हैं जब लीगल एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद यहाँ से फैक्ट और प्रिंसिपल के क्वेश्चंस की है। होता क्या है कि आपके एंट्रेंस में फैक्ट प्रिंसिपल टाइप, जिन्हें हम लीगल एप्टीट्यूड भी कहते हैं क्योंकि उसी सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट दे रखा है कि भाई अगर कोई 7 साल से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल चलिए मैं पहले ले लेता हूँ। प्रिंसिपल ये है कि मान लीजिए 7 साल से ज़्यादा अगर कोई पर्सन है, वो नहीं दिखा है, किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, तो उसको डेड माना जाएगा, यानी वो मर चुका है, ठीक है, इस दुनिया में नहीं है। और फैक्ट आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि भाई कोई पर्सन है, वो इस तारीख को जिंदा था, इतनी तारीख को उसको किसी एक पर्सन ने देख लिया, बाद में क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी उसने किसी और से शादी कर ली, अब वो वापस आ गया, तो क्या जो उसकी मैरिज है वो वॉइड होगी, वॉइड ऑफ इनिशियो होगी, वॉइडेबल होगी या वैलिड होगी। तो अब इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपके फैक्ट और प्रिंसिपल में आते हैं। अब ये तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ें और पहली बार में आपका हो जाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको अपनी जो नॉलेज है और साथ साथ में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये तभी आ पाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं, मतलब मैं तो कहूँ इन्फिनाइट आ जाता है, क्योंकि लीगल अफेयर्स भी बहुत है, आपका यहाँ पे लीगल जीके भी काफ़ी है, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में देखें तो भी उसमें भी कई टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टोटल देखा जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, ठीक है, जो कि हम शुरू से ये बात करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो गाइडेंस का रोल है वो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज ये हमें यहाँ पर मदद करता है कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और तीसरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे भी फील हुई अपने एंट्रेंस प्रिपरेशन के दौरान, और साथ साथ में कई सारे लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई गाइडेंस से क्या होता है ना, एक डिसिप्लिन बना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसको भाई जिसका कोई कोचिंग नहीं लिया, जिसने वो तैयारी नहीं कर सकता, कर सकता ऑफ कोर्स, बट आज के टाइम पे जहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन है,
तो इस टाइम पे ये बहुत सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है कि उनका एक कोई मेंटर हो, टीचर हो, ट्यूटर हो या गाइडेंस देने वाला हो एटलीस्ट, जो उन्हें बता सके कि हाँ भाई इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीड इस तरीके से करना है। इससे क्या होता है, एक फोर्स रहता है, और जो हेल्दी फोर्स है एक तरीके से हमारे एंट्रेंस प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो गाइडेंस है वो डिसिप्लिन में भी मदद करता है और हमारी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन रखता है। इसी पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा मौलाना आज़ाद फ्री एजुकेशन सेंटर के इनिशिएटिव के बारे में, जो कि है फ्री सुपर 30 और फ्री 10 शीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। हर साल की तरह इस साल भी MFSC ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर जामिया, AMU या BHU लॉ एंट्रेंसेस के लिए। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों को पता है कि MFSC का एक छोटा सा टेस्ट होता है। उस टेस्ट को देने के बाद अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं या फिर आप मेरिट के हिसाब से सुपर 30 या फ्री 10 सीट अगर आप EWS कैटेगरी से उसमें आ जाते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी मौलाना आज़ाद फ्री एजुकेशन सेंटर की तरफ से। अगर मैं बात करूँ इनकी पास्ट 5 ईयर्स की अचीवमेंट्स के बारे में, तो इन टोटल हमारे 280 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक जामिया, AMU एंड अदर्स लॉ यूनिवर्सिटीज़। इसके साथ साथ ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में हर साल 50 से लेकर 55 तक सिलेक्शंस हुए हैं हर साल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये जो मेंशन्ड वेबसाइट है www.mfscdelhi.org, इस पर लॉग ऑन करके आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। अगर आप MFSC के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर MFSC से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा एड्रेस दिया हुआ है apply2025.mfscdelhi.org, या फिर आप वेबसाइट पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एनालाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, या तो अपने आप को टेस्ट करेंगे या तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी मुझे कितना आता है। और हर एक व्यक्ति को तभी पता चलता है उसे कितना आता है जब वो रेगुलरली मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करता है, बिकॉज आफ्टर दैट वो एनालाइज कर पाएगा कि हाँ भाई मैंने इतने महीने की जो तैयारी करी। शुरू में तो हमें पता ही रहता है कि हाँ भाई मुझे ये इसमें इतना पता है, लेकिन तैयारी करने के बाद कैसे पता लगेगा कि भाई मुझे इस चीज़ में इतना आता है या इस पार्टिकुलर चीज़ में मुझे इतना आता है। तो वो तभी पता चलेगा जब हम मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि आप वाकई में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप वहाँ पे वाकई में टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, उन 2 घंटों में 150 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ये आपको एक्सपोजर देता है उन क्वेश्चन से और उन एग्जामिनेशन की सिचुएशन से, जिससे एक्चुअल टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं इस वजह से कि यार अभी तो तैयारी नहीं हुई, आगे देख लेंगे, अभी नहीं देंगे, अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। भले ही आपकी कितनी भी तैयारी हो, आने वाले टाइम पे जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो भले ही आपकी कितनी भी तैयारी हो, उस वक्त आपको जितने भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी, वो आपको सभी देना चाहिए। क्योंकि इन तीनों चीज़ों के लिए, चाहे वो आपकी वीकनेस आइडेंटिफाई करना हो, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो, आपको फ़ायदा ही देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फाइनल टिप्स के बारे में और कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स के लिए या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं स्टडी मटेरियल आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जीके के लिए, तो देखिए जीके के लिए मनोहर पांडे इज़ इनफ, यानी कि जनरल नॉलेज के लिए, जो कि अरिहंत पब्लिकेशंस की तरफ से आती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो उसमें वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अदा करता है, जो कि आप यहाँ पर AP भारद्वाज की भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप जो है वर्ड पावर मेड ईजी, ठीक है, वर्ड पावर मेड ईजी, ये बुक आप ले सकते हैं। अगर आपकी वोकैब बहुत ही ज़्यादा वीक है या आपको लगता है कि वोकैबलरी में मुझे काफ़ी जो है काम करने की ज़रूरत है, इस पर पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप वर्ड पावर मेड ईजी ले सकते हैं। जीके के लिए मनोहर पांडे ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, उसके लिए AP भारद्वाज इनफ है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप
जाहिर सी बात है MFSC में इनरोल होंगे तो यहाँ पर हमारी तरफ से कोचिंग के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान हमारी जो एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है एक्सक्लूसिवली फॉर MFSC स्टूडेंट्स, जिससे बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंट्रेंस में फंसे हैं। तो अगर आप MFSC में रहेंगे तो उसमें तो मैगजीन्स आपके एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप न्यूज़पेपर्स ले सकते हैं, GK टुडे में देख सकते हैं, या फिर आप जो है बहुत सारी और भी मैगजीन्स आती हैं तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड्स की, तो देखिए लीगल एप्टीट्यूड्स के लिए आप जो है यूनिवर्सल की गाइड रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल की गाइड आती है और इसी तरीके की एक सिमिलर गाइड आती है अरिहंत की, जिसका नाम शायद सेल्फ LLB प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी LLB प्रिपरेशन करके है अरिहंत की, वो भी यूनिवर्सल की तरह ही होती है LLB प्रिपरेशन के लिए। इसको रेफ़र कर सकते हैं लीगल एप्टीट्यूड्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जैसे बताया PYQ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एनालिसिस के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी, और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए भी, और साथ साथ में आपके ये देखने के लिए भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है, अपने एंड गोल को माइंड में हमेशा रखना है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस पूरी एंट्रेंस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आप चाहे किसी से भी पूछ लें, सबसे ज़रूरी ये है कि आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जैसे कहा कि प्रिपरेशन के दौरान आप स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी जैसे आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी मेंटल वेलबींग को अच्छे से रखने के लिए। साथ साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ you can reach out to mentors, your peers, tutors for guidance and encouragement, and you can also apply for MFSC entrance coaching program if you want so वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी सवाल रह जाता है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप बाकी किसी लॉ स्टूडेंट्स को जानते हैं या कोई ऐसा शख्स जो तैयारी करना चाहता है या करेगा तो उसको भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।